तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, आज का जो टॉपिक है नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। ये एक कॉमन टॉपिक होता है जो हर एक एस्पिरेंट को स्टार्टिंग में फील होता है कि नोट्स कैसे बनाना है, कब से बनाना है। तो इसके लिए मैं एक बुक दिखा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक है। यहाँ पे आओगे, ये क्लास 11 की बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से है। इसमें हम लोग इसके चैप्टर्स में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं। यूनिट 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अब ये बुक को मैं पढ़ना चालू करता हूँ, जो फर्स्ट रीडिंग है, जो इससे पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं है। इसको कैसे स्टार्ट करना है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में। पहले आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है। जैसे आपको क्या दिख रहा है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के बारे में बताया है, इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर अर्थ के बारे में, फिर लैंड फॉर्म एंड क्लाइमेट, फिर वाटर जो ओशिनोग्राफी का पार्ट है, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, और ये फिर बायोलॉजी का पार्ट है या बायोस्फीयर का पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस जिस तरीके से बना है, ये पूरा यूपीएससी से भी मैच करता है। एट द सेम टाइम इसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोग देखते जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। अब इसको आप नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिसमें विदाउट टेकिंग एनी पेन सिंपली समझने की कोशिश करते हो कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। एक ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो रखना चाह रहा है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए जो हमको समझना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी शुड एक्सपेक्ट, कि हमको क्या मिलेगा, इससे लर्निंग क्या मिलेगा। तो इस चैप्टर को देख के हम लोग समझेंगे कि इस ज्योग्राफी में स्कोप क्या है, क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, एट द सेम टाइम इसको कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ते गए तो यहाँ पे आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिंपली ये एक इंट्रोडक्शन देगा, एक भूमिका बांधेगा। तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इस फर्स्ट चैप्टर में, नथिंग जो कि आपको अंडरलाइन करना है। तो यहां से हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि कुछ नोट्स बनाए। हम लोग सीधा चाहेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर। हाँ, इट डजंट मीन कि ये यूनिट 1 को पढ़ना नहीं है। इस यूनिट 1 से आपको पूरा एक जूम आउट व्यू मिल जाएगा कंप्लीटली ज्योग्राफी का। फिर यहाँ पे एक चीज दिखता है कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, जिसमें से फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी को हम लोग अभी डील कर रहे हैं प्रेजेंटली। इसका एक ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी होता है। इस ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी में डेमोग्राफी, सेटलमेंट, ये सब पार्ट आता है। तो फिजिकल एंड ह्यूमन पार्ट इज द मेन पार्ट फॉर द ज्योग्राफी। बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये एमए एंड एमएससी का स्कोप है। ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द स्कोप ऑफ एमए एंड एमएससी। तो ये हम लोग को देखना नहीं है। फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के अंदर में आपको क्लाइमेटोलॉजी आएगा, हाइड्रोलॉजी आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी आएगा, सॉइल ज्योग्राफी आएगा। इसी के अंदर बायो ज्योग्राफी के अंदर में प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो व्हाट यू कैन सी, ये जो पूरा पार्ट है ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये वाला पार्ट जो ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हियर व्हाट वी कैन सी, ये ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का दो पार्ट हुआ, एक ये वाला पार्ट हुआ, और फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट हुआ, और ये पूरा यूपीएससी के स्कोप में है। अब ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी में सोशल एंड कल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, रूरल का पॉपुलेशन, अर्बन का पॉपुलेशन। रूरल का पॉपुलेशन में फर्दर डिवीजन हो सकता है या अर्बन में भी, क्योंकि ये सारे चीजें जो है वो रूरल में भी हो सकती है, अर्बन में भी हो सकती है। तो लेट्स सी, अब एग्रीकल्चर प्राइमरीली रूरल एरिया का है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाए प्राइमरीली अर्बन एरिया का है। तो लेट्स सी, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं आपको, ये ह्यूमन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का पार्ट है। हियर व्हाट यू कैन सी, एग्रीकल्चर विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, एट द सेम टाइम आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पार्ट है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल पार्ट भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। तो नोट्स बनाने के लिए स्टिल ये मेरे को एक बैकग्राउंड देता है, एक फ्रेमवर्क देता है। अभी भी नोट्स बनाने के लिए मेरे लिए इसमें से काम का चीज नहीं मिला।
तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं, कुछ इसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करने का मैं ट्राई करता हूं, जस्ट टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल दैट आई हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बस यही चीज को समझना है हम लोग को। अब यहां से आते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो सबसे फर्स्ट थिंग जब पढ़ने स्टार्ट करते हो तो आपके हाथ में एक पेंसिल होना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है, इट इज नॉट नेसेसरी यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है कि इसको मुझे रिवाइज करना है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा, बट नोट्स नहीं बना रहा हूं मैं। तो मुझे देखे लगा कि लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस ये तो यहां पे मुझे लगा इमैनुअल कैंट जो है 1796 में इन्होंने क्या बोला था, नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में डाला था, तो मुझे एक अंडरलाइन वाला पोर्शन दिखा। फिर इसके बाद 1900 में चैम्बरलिन एंड मोल्टन जो है इन्होंने सिगार शेप्ड एक्सटेंशन के बारे में बताया था, ये मुझे लगा। हियर आल्सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी, इट इज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का ये एक्सटेंशन है, ये मुझे दिखा, ये 1920 में हुआ था। फिर यहाँ पे दिखा कि एक्सपैंडिंग जो यूनिवर्स है इसका एग्जांपल दिया गया था बलून के थ्योरी से। तो इस तरीके से मुझे क्या दिख रहा है, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं और ये अंडरलाइन पोर्शन से मैं पूरा चैप्टर को रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। अब जब मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और मेरा पूरा अंडरलाइन पोर्शन रेडी हो जाता है, जितना अंडरलाइन पोर्शन है इस चैप्टर में मेरा पूरा रेडी हो गया, अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम यहां से स्टार्ट होता है। मेरा काम ये है अंडरलाइन पोर्शन से आई विल हैव टू रिकॉल all the matter in the books। और ये कब आता है, रिवीजन वाले पार्ट में। कैसे, जब मैंने फर्स्ट रीडिंग किया, पहला री आया, जब फर्स्ट री आया तो उसमें मैंने सिंपली रीडिंग किया, पहला रीडिंग में सिंपली एक रीडिंग हुआ और उस रीडिंग के समय मैंने अंडरलाइन किया था। I don't know कि whether that is important for UPSC or not, but I have simply underlined this portion। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया फर्स्ट रीडिंग में। अब सेकंड रीडिंग की बात करते हैं। सेकंड रीडिंग में मैंने क्या किया, और ये सेकंड रीडिंग कब होगा मैं बता रहा हूं, जब फर्स्ट रीडिंग हुआ उसके विद इन 24 आवर्स सेकंड रीडिंग होना चाहिए। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में सेकंड रीडिंग इसका इंपॉर्टेंट है। मतलब आज मैंने पढ़ा तो कल मॉर्निंग तक मुझे रिवीजन करना है इसका। तो ये रीडिंग ना होके ये रिवीजन हो जाता है, रिवीजन। एक और री आया, दैट इज रिवीजन। और इस समय मुझे इस अंडरलाइन पोर्शन को फोकस करना है। इस अंडरलाइन पोर्शन से आई विल ट्राई टू रिकॉल होल ऑफ द पेज। इस अंडरलाइन पोर्शन से आई विल ट्राई टू रिकॉल होल ऑफ द पेज, दैट इज माई टारगेट इज। तो इट मे हैपन कि 60% टू 70% आई एम इन द पोजिशन टू रिकॉल द थिंग्स। मैं 60 से 70% जो होता है मैं रिकॉल करने की कोशिश कर पाया, बट स्टिल मुझे कुछ चीजें रिकॉल नहीं हुई अंडरलाइन पोर्शन से। तो मैंने क्या किया, अगेन इस रिवीजन के साथ मैंने एक और रीडिंग किया। इस रिवीजन के साथ कुछ रीडिंग अगेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो 24 आवर्स में जो मैं रिवीजन किया उसमें जो पोर्शन रिकॉल नहीं हुआ उसको रीडिंग किया मैंने। अब ये जो रीडिंग हो गया मेरा, अब इसको मैं रिकॉल करूंगा विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज, उस 7 डेज में जितना अंडरलाइन पोर्शन से मैं रिकॉल करने की कोशिश करूंगा तो रफली 90% श्योरली रिकॉल हो जाएगा। 90% श्योरली रिकॉल हो जाएगा। और इस बार के रिवीजन जो 2 है, 7 डेज के बाद जो रिवीजन नंबर 2 है, ये रिवीजन नंबर 1 था, ये जो 1 वीक के बाद हो रहा है इसमें अगेन रीडिंग का पोर्शन रहेगा, बट वो बहुत कम होगा। इसमें जो रीडिंग होगा वो बहुत कम होगा, बहुत नॉमिनल होगा, जो 7 डेज के अंदर में मैं रीडिंग कर रहा हूं। फिर अगला जो रिवीजन का जो पार्ट होगा वो होगा रिवीजन 3। रिवीजन 3, और वो कब होगा, 30 डेज। 30 डेज के बाद।
अब इस 30 डेज में डेफिनेटली मुझे 98% कुछ याद आ जाएगा और हार्डली 2% का रीडिंग होगा। हार्डली 2% का रीडिंग होगा। और ये रिवीजन 3 से मेरा एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मेरा ये बुक रेडी हो गया। मतलब अब इस पोर्शन से, इस बुक से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर दे, आई एम इन द पोजिशन दैट आई विल बी एबल टू आंसर द थिंग्स। मेरे रीडिंग के साथ कितना सारी चीजें इन्वॉल्व हुई उसमें अगर मैं दिखाऊं तो फर्स्ट रीड, सेकंड रिवीजन 1 दैट इज विद इन 24 hours, revision 2 within 7 days, revision 3 within 30 days. That's my understanding is. अगर ये पूरा चीजें होती है तो आपका जो रिटेंशन होता है, एक और री आया, दैट इज रिटेंशन, दैट विल बी अराउंड 98%। आपका रिटेंशन जो है दैट विल बी अराउंड 98%। इट मींस मैंने जो फर्स्ट डे 2 आवर्स दिया था और सेकंड रीडिंग में मैंने 30 मिनट्स दिया था और थर्ड रीडिंग में मैंने 15 मिनट्स दिया था और लास्ट रीडिंग में मैंने 10 मिनट्स या 5 मिनट्स दिया था, 10 मिनट्स दिया था। तो 30 प्लस 45, 55, 55 प्लस मेरे पास कितना हुआ, 100 मिनट्स का जो मेरे पास जो मटेरियल है वो इतना सॉलिड है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए मेरे से बन जाएगा। ये 100 मिनट्स का एक्सरसाइज है, अगर सब मिला के देखा जाए 100 मिनट्स का एक्सरसाइज है ये। और उस 100 मिनट्स में मेरा रिटेंशन इतना सॉलिड है कि अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा वेस्ट नहीं होगा। तो ये जब रिटेंशन होगा इसके बाद अगला जो टारगेट रहेगा वो अगेन एक और होगा, दैट इज रिप्रोड्यूस। मतलब ये होगा कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिफ्लेक्ट कर सकूं, रिप्रोड्यूस कर सकूं इन द आंसर शीट, मैं उसको क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। तो मुझे इसके बाद एमसीक्यू प्लस आंसर राइटिंग पे जंप करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग पे जंप करना है। क्योंकि मैं रिटेन तो कर दिया बट आपको रिप्रेजेंट कैसे करूं मैं, और रिप्रोड्यूस कैसे करूं या रिफ्लेक्ट कैसे करूं, दैट इज माय पार्ट। अब मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊं। तो एक और री जो आया, जो रिफ्लेक्शन या रिप्रोडक्शन से आया, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब उसके आगे का क्या पार्ट होगा, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस। अगर ये चीज होता है तो ये श्योरली आपको रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, इसके बाद ही आपको रिजल्ट्स में आउटकम दिखेगा। तो ये सारा जो रीड जो देख रहे थे हम लोग, जो री से स्टार्ट किए थे रीडिंग से, वो आपका रिजल्ट्स में एंड हुआ। और हम लोग बोलते हैं ना कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी शुड नो हाउ टू फिनिश इट, सो वी आर नोइंग कि हाउ टू फिनिश, इसको कैसे फिनिश करना है इसको हम लोग जान रहे हैं। ठीक, तो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग इज, मुझे अभी तक यहां पे मैंने कहीं पे नोट्स नहीं बनाया है ना, अभी तक मैंने यहां पे नोट्स नहीं बनाया है। तो ये तो हुआ फर्स्ट लाइन का कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर ये रीडिंग दो तरीके से हो सकती है, रीडिंग का दो तरीका हुआ। कुछ लोगों को नोट्स के साथ बनाने की आदत होती है और कुछ लोगों को सिंपली रीडिंग की आदत होती है। अगर किसी की हैबिट है कि नोट्स बना के ही उसका कंसंट्रेशन जाता है तो दैट पर्सन शुड मेक नोट्स, बट मेक श्योर कि योर नोट्स शुड बी 10% ऑफ द टोटल टेक्स्ट, है ना। जैसे ज्येष्ठा ने भी बोला था वही चीज मैं भी बोल रहा हूं कि आपका नोट्स जितना भी पढ़ा है उसका मैक्सिमम 10% जाए इन नन ऑफ द केस। और जिसको ओनली रीडिंग की आदत है, नोट्स बाद में बनाने में एडजस्ट कर सकता है, तो उसको सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। अभी नोट्स नहीं बनाना है, अभी नोट्स नहीं बनाना है, सिंपली नॉलेज गैदर पे फोकस करना है। रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग, बस यही करना है। तो जो मुझे समझ आया और जो मैंने समझाया आप लोग को वो ये है
कि अभी तक अगर स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है, स्टार्टिंग का 1 मंथ है, इसमें फोकस आपका नोट्स बनाने पे नहीं रहना चाहिए. Don't prepare notes. You will end up losing your precious time. Don't prepare notes. हाँ, नोट्स सिर्फ उनको बनाना है जिनको हैबिट है पढ़ते वक्त नोट्स बनाने की, उन्हीं को बनाना है, अदरवाइज छोड़ दो. ठीक. अब क्या करना है, अब इस पेज को रिकॉल करना है, तो एक तो अंडरलाइन करने का एक तरीका हुआ, दूसरा एक और तरीका हुआ जो कि है पिक्टोरियल तरीके से इसको रिकॉल करना. इस पेज को मैं पिक्टोरियल तरीके से भी रिकॉल कर सकता हूं. जैसे इसमें लाइंस क्या लिखे हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं. इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल or singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density. तो मैं इस पूरे सेंटेंस को ऐसे बना लिया, एक छोटा सा टाइनी बॉल, उसका लिख दिया कि इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और वॉल्यूम अप्रोचिंग टू 0. मैंने इस पूरे सेंटेंस को इस पिक्चर बना के छोड़ दिया. फिर सेकंड स्टेटमेंट, at the big bang tiny ball exploded violently. This led to huge expansion. It is now generally accepted that event of big bang took place 13.7 billion years ago, and it is continuous even the present day also. It grew, some energy was converted into the expansion into the matter, and there was a particularly rapid expansion within the fraction of the second after the bang. Thereafter the expansion has slowed down. Within first 3 minutes from the big bang event, the first atom began to form. अब ये पूरा जो लाइन है इसको मैंने दिखाया, ये है, ऐसे एक्सप्लोड किया, और इसमें क्या बोला था कि मैटर बनना चालू हुआ, मैंने लिख दिया फर्स्ट एटम बनना चालू हुआ. और फिर क्या हुआ, ये 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बना था, हुआ था दिस इंसिडेंस. 13.7 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट एटम हुआ. देन और कुछ लिखा हुआ है, फाइन. तो सेकंड स्टेटमेंट मेरा इस पिक्चर से हो गया. तो इन दिस मैनर आपको हर एक सेंटेंस का अगर पिक्चर ड्रॉ कर सको तो परमानेंटली ये याद हो जाएगा, इस सेंटेंस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो उससे एडवांस वर्जन हुआ ये वाला. पेंसिल हमेशा से रखना, बुक को खराब कर दो कोई इश्यू नहीं है, बुक के बगल में पेंसिल से वैसी पिक्टोरियल तरीके से पर अच्छे हैंडराइटिंग से आप उसको ड्रॉ कर दो. ठीक है. तो ये हुआ आपको रिकॉल करने का सेकंड तरीका. अंडरलाइन करना एक तरीका हुआ, सेकंड है आपका ये. सर ये थर्ड तरीका ना नोट्स के बाद. अभी हाँ, नोट्स नहीं बोल सकते, नोट्स अभी बनाना नहीं है मैंने बोला था, बट बाय द वे आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाते हुए पढ़ने की आदत है तो वो आपको ये करना पड़ेगा, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है. अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली अंडरलाइन करो. पहला तरीका मैंने बोला सिंपली अंडरलाइन करो, उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो, और वही जो 30 डेज वाला अपना साइकिल चलाओ और रिवाइज करके आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. सेकंड तरीका मैंने बताया कि इस रीडिंग के समय में आप क्या करो, उसको पिक्टोरियल तरीके से करो. तो आइदर है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ऐसा नहीं कि बोथ ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन अंडरलाइन जो था, सेकंड ऑप्शन पिक्टोरियल, दोनों में से कोई एक है ना, एंड नहीं है. पढ़ते वक्त या तो अंडरलाइन से करो या पिक्टोरियल तरीके से करो, और इसके बाद बाकी सारा चीज वैसे ही चलेगा, रीड रिवाइज वाला जो है वो पूरा चलेगा, बट अंडरलाइन एंड पिक्टोरियल ये तरीका है आपका रीडिंग करने का. फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड. थर्ड मेथड जो मैं बता रहा हूं, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कर सकेंगे वही करना. एक सॉफ्टवेयर आता है ब्लू बीम करके एक सॉफ्टवेयर आता है. उस सॉफ्टवेयर में क्या है,
आप जैसे हाईलाइट करते हो ना किसी पेज को, तो आप जैसे मार्क करते हुए गए, ब्रश, तो जैसे क्या है, कुछ लोगों की हैबिट होती है उसको मार्क कर दिया ऐसा, इजंट इट, ऐसा करते हो, हाईलाइट कर देते हो आप। तो वो ब्लू बीम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितना पोर्शन को आपने हाईलाइट किया है उसको वो समराइज करके एक पीडीएफ में दे देता है। तो अब उस पीडीएफ से ही वो आपका नोट्स भी बन गया, और वो भी ऐसा नोट्स जो कि एक्चुअली प्रिंटेड टाइप का नोट्स है ना, और उसको आप प्रिंट आउट निकाल के आपका नोट्स रेडी हो गया। ठीक है ना, तो ये तीसरा तरीका हुआ। सर यस, तो जो भी अंडरलाइन है उसमें एडिशनल टेक्स्ट होगा कि जो अंडरलाइन है सिर्फ उतना ही वो प्रिंट करके दे देगा, मतलब उतना पीडीएफ? ही, हाँ उतना ही पोर्शन को अलग करके दे देगा वो। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना, जितना भी कोई भी पीडीएफ पढ़ रहे हो ना, वो सारे का अंडरलाइन बस कर लो, मतलब उससे हाईलाइट कर दो, वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म को आपको बुलेट फॉर्म में बना के दे देगा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये जो एप्लीकेशन आपने बताया कि फ्री है या पेड है? इसको हमारे यहाँ से ले जाना, हमारे पास है। ओके सर। हाँ, तो तीसरा तरीका मैंने बताया कि नोट्स आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा ब्लू बीम सॉफ्टवेयर से। फोर्थ वे, फोर्थ तरीका, जो भी आपको सूट करे, ये सब तरीके सही है। यहां पे आना, लिखना एवर नोट वेब क्लीपर एक्सटेंशन, एवर नोट वेब क्लीपर एक्सटेंशन फॉर क्रोम। यहां पे गए, ऐड टू डेस्कटॉप। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक, तो ये जो नोटबुक बना है आपका, उसको आप कभी भी जाके देखो, आप इसको ऐप में भी मोबाइल में भी देख सकते हो, जहां पे भी देखना है वहां देख सकते हो। आपके मोबाइल में भी कुछ पढ़ रहे हो और वहां पे उसको नोटबुक के फॉर्म में डाल दो। जैसे मेरे पास कितने सारे नोटबुक बने हुए हैं, देखो, एजुकेशन के फील्ड के, स्टेट पीएससी के, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के, इंडिया अफगानिस्तान का जो भी रिलेशन आता है मैं इसमें डाल देता हूँ, इंडिया बांग्लादेश का इसमें डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने सारा चीज बना के रखा हुआ है। जब भी कोई आर्टिकल मुझे मिलता है इंडिया और किसी और रिलेशन, मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ। ठीक, तो ये पूरा आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सारा नोट्स बनता जाएगा, और इसके लिए कोई पेन नहीं लेना है। तो चार तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स बनाने हैं तो फिजिकल लेवल पे अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, वो आपको बाद में बनाने हैं, बट जो चीजें हैं उसको कैसे फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए स्टोर करना है, दैट्स द प्रोसेस। ठीक, अब नोट्स बनाना 1 महीने के बाद जो चालू करना है वो कैसे चालू करना है उसके बारे में देखते हैं। एवरनोट में आपको सिंपली एक अकाउंट बनाना है, जो कि आपको मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है, फ्री है वो अकाउंट, आपको उसमें कुछ ये नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो वो नोट्स को, सो दैट उसने जो भी ऐड किया वो आपको भी मिल जाए, आपने जिसको ऐड किया वो उसको मिल जाए। ठीक, अब नोट्स कैसे बनाना है देखते हैं। नोट्स बनाने का तरीका, A3 साइज का एक पेपर लो। A3 साइज के पेपर में आपको एक माइंड मैप टाइप का बनाना होगा। ये माइंड मैप बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे ये बॉक्स टाइप का बना सकते हो, इस बॉक्स को कहीं और भी ले जा सकते हो। मतलब नहीं नहीं, ये वाले ऐप को यूज नहीं करना है,
आपका सिंपली नोट्स रहेगा, क्योंकि मैं इसमें ना ले जाके इसको क्लोज ही कर देता हूं। हाँ, A3 साइज का एक पेपर लेना है। आपका जो भी नोट्स बनेगा या तो A3 या A4 में बनेगा। जो क्लासरूम का जो नोट्स होगा वो A4 में, और घर में जो नोट्स बनेगा वो A3 में बनेगा। ये क्लासरूम का। और घर में जो होगा ये होम में A3 साइज के पेपर का होगा। A3 साइज का एक बंडल ले लेना। अब क्लासरूम में जब टीचर बताता है तो कैसे नोट्स बनाना है, तो उसके लिए आपका A4 साइज का ये पेपर है, जिसमें एक मार्जिन बना लो। जो सर बताते जा रहे हैं, जो भी टीचर बताते जा रहे हैं, उसको जितना हो सके नोट डाउन करते जाओ, जितना हो सके। ये प्लेन होना चाहिए, ये रूल्ड नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी प्लेन, ये रूल्ड नहीं होना चाहिए। प्लेन हुआ। मार्जिन आपको रखना है। ये A4 का साइज का पेपर में नीचे में 1 2 3 ताकि सीक्वेंसिंग होता जाए, सीक्वेंसिंग डाल देना है। इस पेपर का के लिए आपको एक ये चाहिए जिसपे बेस चाहिए। वो बेस कोई भी हो सकता है, जिसमें आप अटैच करके आप अपना पेपर को उसमें लिखते जाओ। तो घर में नोट्स बनाने के लिए तो आपको A3 चाहिए, बट क्लासरूम के लिए जो ये A4 है ना, वो आप इसमें डाल दीजिएगा, ये तख्ते में अटैच कर दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन बना के आप अपना नोट्स बनाते जाइए। टीचर जो बोल रहा है उसको नोट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर का जो 2 घंटे का क्लास है वो आपको रिवाइज करना है 15 मिनट्स में, और ये 15 मिनट्स में तब रिवाइज होता है जब आपके पास उस तरीके का नोट्स होता है। नोट्स बनाते रहने से या लिखते रहने से लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल बी हाई, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विल बी हाई। आपके मल्टीपल सेंसेस एक टाइम पे काम करते हैं अगर नोट्स बना रहे हो। एक तो ब्रेन इन्वॉल्व है, लिसनिंग, ईयर इन्वॉल्व है, प्लस आपका हैंड मतलब साइकोमोटर कैपेबिलिटी भी काम कर रहा है, और प्लस आपके कान भी काम कर रहे हैं। तो ये मियर हियरिंग से ज्यादा बेटर होता है लिसनिंग, हियरिंग से बढ़ के होता है लिसनिंग, क्योंकि आपको इसको रिफ्लेक्ट करना है। और क्लास में जब भी टीचर बताता है तो वो हियरिंग ना होके वो लिसनिंग होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? अच्छा, listening with the intention to understand or hearing. Okay, listening is hearing with an intention to understand. मुझे आवाज आई बाहर के ट्रक की, तो that is hearing और listening? Hearing. Hearing. अच्छा, मैंने म्यूजिक सुन रहा हूं, वो hearing है कि listening है? Listening. लिरिक्स को समझने की, फील करने की कोशिश करते हैं ना, हियरिंग। तो क्लासरूम में जब पढ़ते हैं तो हियरिंग होना चाहिए कि लिसनिंग होना चाहिए? Listening. क्या लगता है अनुष्का? Listening होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? सर listening. एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? Now is it okay? Yes sir. Okay. तो हाँ, नोट्स बनाने से, क्लासरूम में नोट्स बनाने से क्या बेनिफिट है? भले वो रफ हो, है ना। पहला चीज होता है हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, हियरिंग से बढ़ के होता है वो लिसनिंग। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट होता है
कि हम लोगों का फास्ट राइटिंग की हैबिट हो जाती है, फास्ट राइटिंग की हैबिट हो जाती है, सेकंड बेनिफिट। और थर्ड बेनिफिट हो जाता है कि प्लेन पेपर में हमारा जो सेंटेंस है उसका अलाइनमेंट स्ट्रेट हो जाता है ना, सेंटेंस का अलाइनमेंट हमारा स्ट्रेट हो जाता है। फोर्थ एक और है, अगर हम लोग इसमें भी एक अच्छा हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करें, जब सुन रहे हैं, तो जब क्लासरूम में बैठे हैं और जब नोट्स बना रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं उसका नोट्स बना रहे हैं, तो इससे एक और बेनिफिट है, हम लोग हैंडराइटिंग को एटलीस्ट इस लेवल पर रखें सो दैट घर में जाके फेयर करने की जरूरत ना पड़े। पहले हम लोग स्कूल में फेयर करते थे घर जाके, वो वेस्टेज ऑफ टाइम था। अब वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है ना, आपको एक ये लाना है, तख्ता वगैरह लाना है जिसके ऊपर आपको पेजेस रखना है A4 साइज के, तो उसमें पेज नंबरिंग करना है, मार्जिन बनाना है। इस तरीके से 5-6 पेज आपका हो गया, तो आज के डेट का नोट्स रेडी हो गया। ऊपर में डेट डाल दो, ऊपर में सब्जेक्ट डाल दो, ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पे डेट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जब आपने बैकग्राउंड रीडिंग किया बुक से जाके, उसमें कुछ और एडिशन करना है, तो यू हैव द स्कोप कि आप उसमें एक और A4 साइज का डाल सकते हो पेपर। अब इसको जाके पंच कर देना है आपकी एक फाइल में, और ये पंच होता जाएगा आपकी फाइल में। अब वही आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो ये नोट्स आपका परमानेंट है, जो क्लास नोट्स है, इससे रिवीजन करना बहुत फास्ट होता है। अब इसका नोट्स को रेप्लिकेट करना है आपको A3 साइज के पेपर में, जो कि 1 या 2 महीने के बाद स्टार्ट होना है। अब A3 साइज का पेपर आपने लेना चालू किया, जिसका नोट्स आप घर पे बनाओगे। अब ये जो नोट्स है ये घर पे बनेगा, और ये किसके लिए बनेगा, ये मेंस के लिए बनेगा, वो भी 2 मंथ्स ऑफ अटेंडिंग द क्लास, उसके बाद कम से कम 2 महीने के बाद। इसमें क्या करना है, इसमें आपको मिडिल में टॉपिक लिखना है। मिडिल में मैंने टॉपिक लिखा, मैंने लिखा ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स। अब इसके अलग अलग डायमेंशन बनाए मैंने, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, और कुछ बच गया क्या, हिस्ट्री बच गया ना, हिस्ट्री। जितना ऑप्शनल आपको याद आता है सबका डायमेंशन एक एक बना दो, जितने ऑप्शनल आपको याद आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, IR। अब हर एक डायमेंशन पे आपको ऐड करना है चीजें, जैसे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, अब ट्रांसजेंडर्स में कैसे ज्योग्राफी को लेके आए, तो हम लोग उसमें डेमोग्राफी, सोशियो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है डेमोग्राफी। कितने % जो है इंडिया में और वर्ल्ड में ट्रांसजेंडर्स हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा, तभी तो कुछ काम करेंगे। कितने % है, कौन कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन कौन सा स्टेट कोई स्पेसिफिक पॉलिसी इस टर्म को क्या बोलते हैं सर, तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म को क्या बोलते हैं सर? डेमोग्राफी। तो वो तो पॉपुलेशन हो गया ना सर, जैसे यस, हाँ। रीजन के लिए सर टर्म देख लूंगा सर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्पेस, है ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्पेस से दूसरे स्पेस के बीच में, ठीक। तो ये आपका डेमोग्राफी हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इसके लिए लॉज हैं, इजंट इट। वर्ल्ड लेवल पे क्या एग्जांपल्स है ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो वो सारे एग्जांपल्स को मैंने डाल दिया। इंडिया में क्या क्या लॉज है जो उसके सपोर्ट एंड अपोज में है ना, कौन कौन से लॉ हैं जो सपोर्ट एंड अपोज में है।
किसका? पॉलिटिकल साइंस से निकाल रहा हूं मैं, पॉल से। फिर फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या बोलता है, पास्ट में क्या हुआ है, या कोई हमारे एरिस्टोटल या किसी का भी ऐसा जो सेंटेंस है जो उसको सपोर्ट में है या अपोज में है। इकोनॉमिकली ट्रांसजेंडर्स का बेनिफिट भी है और नुकसान तो वैसे नहीं, बेनिफिट ही ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका आप एज अ मेल वर्कर भी यूज कर सकते हो, एक फीमेल वर्कर जैसा भी यूज कर सकते हो। जैसे खाना बनाना, आप सोचो कैटरर्स का जो काम है वो ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कैटरिंग का काम बहुत जगह एक फिजिकल लेबर का भी है और बहुत जगह ऐसा है जिसमें कॉस्मेटिक तरीके से चेंजेस भी करने हैं, उसमें दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो दोनों क्वालिटी इनके में पजेस होता है वो उनके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि मेल एंड फीमेल के कंबाइन लोग ज्यादा अच्छे से करते हैं। अब जैसे ये तो हुआ, मैं कैटरिंग का काम बता रहा हूं। वैसे ही आप देखोगे जितना भी डिजाइनर्स होते हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइनर्स हो चाहे फैशन डिजाइनर्स हो, इसमें आपको बहुत ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि उनको मेल का भी डिजाइन अच्छे से पता रहता है कि किस तरीके से हम लोगों को ड्रेसिंग करवाना है, और फीमेल्स के लिए भी, और क्रिएटिविटी भी रहती है। ठीक है, तो ये इनका बेनिफिट है, ये इकोनॉमिक तरीके से हम लोग बेनिफिट निकाल सकते हैं। एनवायरमेंट में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं निकाल सकते इनसे, बस हम लोग इनका बायोलॉजिकल पार्ट को हम लोग डील कर सकते हैं, है ना, बायोलॉजिकल पार्ट को हम लोग डील कर सकते हैं। फिर आपका आता है इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पास्ट में क्या नहीं थे। हम लोग सुने थे कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक मलिक गफूर था, और बहुत सारे ऐसे टाइप के नाम सुनते हैं हम लोग जो कि पास्ट में हाफ मेल हाफ फीमेल। जैसे अर्जुना का भी एक समय एक फेज था जिसमें वो बोलना चाहिए कि यूनच का काम किया था अर्जुन जो है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स का हमारे हिस्टोरिकल प्लेस में भी कहीं ना कहीं इसका मेंशन है, तो उसको हमको निकालना है। ऐसा नहीं कि अभी यूनिक है, पास्ट में भी थे। फिर आते हैं सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट से पे आते हैं, तो इसके लिए सोशियोलॉजिकल जो थ्योरिस्ट है वो लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं, एंड करंट अफेयर्स अभी क्यों न्यूज में था, ये चीज। तो A3 साइज के पेपर में आपका पूरा चीज रेडी हो गया ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, और ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। एक्सक्यूज मी सर, यस यस प्लीज। जो यूपीएससी मेंस होता है उसमें सर A3 रूल्ड साइज का पेपर कह सकते हैं उसको? ऑलरेडी रहता है, एक साइड का मार्जिन बना रहता है, बाकी रूल्ड नहीं रहता। ओके सर। मार्जिन एक्चुअली दोनों साइड बना रहता है। यूपीएससी का मैं आपको पेपर दिखाता हूं, मेंस का पेपर आपको यहां पे ही मिल जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें करना है आपको, अभी तो नोट्स बना रहे हो। इट्स लाइक दिस, ये ऐसा होता है। जो आंसर शीट मिलता है आपको वो इस तरीके का होता है। इज इट विजिबल ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस, ऐसा होता है। तो इसके बीच में लिखना रहता है, वो लोग मार्क्स देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लिखते हो और यहाँ पे आंसर्स लिखते हो। ठीक, देखो विजिबली नॉर्मल होना चाहिए, दिखने में सही समझ आना चाहिए, उसको पेन ना हो, क्योंकि बूढ़े लोग हैं तो ज्यादा छोटा भी इसे ठीक नहीं है, बहुत बड़ा भी ठीक नहीं है, एक नॉर्मल जो हैंड राइटिंग होता है बस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए प्लीज। सर ये जो A3 पेपर में आप बनाने मतलब नोट बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें हमको क्या बेनिफिट होगा? इससे क्या उसमें बेनिफिट क्या होगा? हाँ यस यस, उससे क्या बेनिफिट होगा, जब मेंस का पेपर एक दिन में 2 पेपर होते हैं, है ना, तो क्या है हम लोग को रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम रहता है ना। अब मेंस के पेपर में जितना फॉर्डर मटेरियल आपको मिल सके उतना अच्छा होता है। तो जितना अच्छे से इस तरीके का नोट बनता है उतना बेनिफिट होता है। इससे क्या है आपको रिवीजन आसान हो जाता है, और आपको वो पेज रिकॉल होने लग जाता है जिस पेज में चीजें लिखी हैं। आप देखो एक माइंड मैप मैंने दिखाया आपको जो बना हुआ है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या लिखा है, वुमेन एंड वर्क इन इंडिया, इसमें नीड दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, रीजंस फॉर कुछ लिखा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा। तो ये देखो इस तरीके का माइंड मैप बनता है। ओके सर। इसको भी देखो,
ये लाइफ हाई है ना, जो लाइफ हाई, इसके इश्यूज एंड टेक्नोलॉजी, इसके एडवांटेज, ये कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसको माइंड मैप बोला जाता है। नोट्स आपको हमेशा इसी फॉर्म में बनाना है और किसी फॉर्म में नहीं बनाना है। वो भी 2 मंथ्स के बाद। अब नोट्स किसका बनाना है, अब ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का नोट्स बनाया जाए। तो उसको मैं क्लीन करता हूं। तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पहले देख लेते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, साइंस एंड टेक नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें से किसके नोट्स नहीं बनाने, तो करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो आपको नहीं बनाने हैं। फर्स्ट थिंग, you don't have to prepare the notes for current affairs. Even for environment, even for economics. ये 4 क्वेश्चन के लिए आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस नोट्स के लिए करना है वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एथिक्स। इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस करना है नोट्स बनाने का। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, तो मैंने आपको कुछ टॉपिक दिखाया कि कैसे बनाने हैं A3 साइज में। मेरा नोट्स बनाने का एक ही पर्पस है, नोट्स बनाने का एक ही पर्पस है, मुझे मेंस में आंसर लिखना है। यही बस पर्पस है मेरा, आंसर राइटिंग। और इन नन ऑफ द केस 250 वर्ड से ज्यादा मुझे अलाउ ही नहीं है, 250 वर्ड से ज्यादा मुझे अलाउ ही नहीं है। तो मेरा A3 साइज का पेपर किसी भी टॉपिक पे 250 वर्ड्स बहुत अच्छे से बना के दे देता है। मेरा A3 साइज का पेपर सफिशिएंट है कि वो 250 वर्ड्स का आंसर आपको निकाल के दे सके। तो इट मे हैपन कि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब का ऐसी नोट्स बनाए हो, पर देखो एक चीज समझना, हिस्ट्री का नोट्स बनाना इतना इजी नहीं होता। हिस्ट्री में आपको सीक्वेंसिंग याद करना होता है, ये उसका बेटा लड़ाई किया, ये वो हुआ, वो हुआ, इसका बेटा उधर गया, ये उससे शादी किया, उससे याद, कितना कुछ बनाओगे तो इसको कैसे A3 में डालोगे, है ना। ये तो स्टोरी है, इसको आप कैसे नोट्स बनाओगे। तो उसके लिए, हिस्ट्री के लिए ऐसा नोट्स नहीं बनाया जाता। हाँ, ज्योग्राफी के लिए आप बना सकते हो। ज्योग्राफी में जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT, इसका पास्ट के थ्योरीज, इसके बोलना चाहिए कि इसके जितने प्रूफ्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, इसको आप डाल सकते हो। इसके प्रॉज एंड कॉन्स, इसके फोर्स रिस्पॉन्सिबल, व्हाई दिस थ्योरी हैड बीन फेल्ड, द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी। तो मेरा एक थ्योरी का पूरा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पूरा नोट्स रेडी हो गया, है ना। तो ज्योग्राफी का ऐसे बन सकता है। हिस्ट्री का नोट्स वैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हिस्ट्री का नोट्स, अब हिस्ट्री का नोट्स कैसे बनाया जाए, अगर हिस्ट्री में ऐसा नहीं बन सकता तो उसका कैसे नोट्स बनाया जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा बताता हूं आपको। ये तो ज्योग्राफी की बात हुई। तो ज्योग्राफी का नोट्स इस तरीके से बन सकता है। हिस्ट्री की बात में देखते हैं। हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये 3 पार्ट है।
जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, जिसमें से यूपीएससी बहुत क्वेश्चन कर रहा है, आर्ट, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, हाँ, लिटरेचर, सोसाइटल कंडीशन, सोसाइटी। तो आपका जो हिस्ट्री है, जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, वो इस पे डोमिनेटेड होता है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के जितनी चीजें हैं, इस इकोनॉमी में किस तरीके का टैक्सेशन लगता था उस समय, कौन सी व्यवस्था चलती थी, वो सब चीजें हैं। लिटरेचर जो जो इसको प्रूफ देते हैं कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी मिडिवल एंड एंशिएंट के टाइम पे। तो जो नोट्स बनेंगे ना एंशिएंट एंड मिडिवल के, वो इससे रिलेटेड नोट्स बनेंगे। जैनिज्म का एक बना दो A3 साइज का, उससे रिलेटेड जो उसके प्रोपाउंडर थे, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जो मेजर इनके जो संत वगैरह हुए थे उनके नेम्स। तो इस तरीके से जैनिज्म का A3 साइज का बन जाएगा, बुद्धिज्म का बन जाएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का थोड़ा अलग वैरायटी है, पहले उसके लिए नॉर्दर्न के टेम्पल एंड सदर्न के टेम्पल अलग अलग बनेंगे। डांस फॉर्म का अलग बनेगा, सिंगिंग के फॉर्म का अलग बनेगा, और आर्किटेक्चर में भी स्कल्पचर का अलग बनेगा। तो इसके अलग अलग तरीके से बनेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके कैसे बनेंगे करके। इकोनॉमी जो एंशिएंट एंड मिडिवल का था, उसमें आपको क्या मेंशन करना होगा, सल्तनत का टाइम इकोनॉमी कैसा था। तो सल्तनत के पीरियड का पूरा इकोनॉमी A3 साइज के पेपर में, ब्रिटिशर्स के टाइम पूरा A3 साइज के में, गुप्ता के टाइम का पूरा A3 साइज के में, फिर मौर्य के टाइम पे A3 साइज के में। इस तरीके से इकोनॉमी हर एक जो टाइम पीरियड है, स्लेव डायनेस्टी हो गया, मुगल डायनेस्टी हो गया, इनका हर एक टाइम का इकोनॉमी A3 साइज के में। टॉपिक वाइज, यही मैं बताना चाह रहा था, टॉपिक वाइज ही करना है। ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन टॉपिक से पूछता है। क्वेश्चन टॉपिक से पूछता है। जब आपको पूछेगा कि गुप्ता के समय में कॉइन्स का के बारे में बताओ, तो ये तो एक टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको जब भी टॉपिक बनाना, आंसर लिखना है, तो टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि देखो 250 वर्ड्स, तो 250 वर्ड्स के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया का थोड़ा अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ 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 हाँ, सारा चीज आ जाएगा, सारा उसका एंगल्स। हाँ, अलग से कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं बनाना। नहीं, सब्जेक्ट के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना सब्जेक्ट के लिए, है ना, जो डोमिनेंट टॉपिक्स है। ठीक है। अभी देखोगे कि वही मैंने बताया ना कि अभी सेम सेक्स मैरिज का है ना जो चल रहा है, तो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे क्या है, सोशियोलॉजी क्या बोलती है, फिलोसफी क्या बोलती है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा सपोर्ट एंड अगेंस्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, वो चीज हो गया। मणिपुर का जैसे वॉयलेंस है, तो मणिपुर का वॉयलेंस का हिस्ट्री क्या था, तो उसमें कितने ट्राइब्स हैं, और इस तरीके से उसका बनाना है टॉपिक्स। ठीक है। तो अगर मेरा एक टॉपिक बनता है और अगर मेरा उससे नोट्स बन गया, तो उसमें ऐड भी कर सकता हूँ, स्पेस बच जाना उसमें, क्योंकि फ्यूचर में फिर से कुछ इंसिडेंट आएगा जिसको फिर से आपको डालना होगा। ठीक है। तो ये हुआ। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का ना नोट्स मत बनाना। मॉडर्न हिस्ट्री ये एंशिएंट मिडिवल के लिए सही है। मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स थोड़ा अलग बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले फोकस करना है स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने कि चीजें का सीक्वेंस याद हो जाए। आप समझना अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खासकर कहां से सीक्वेंस, 1905 से लेके 1947 के बीच का जितने सीक्वेंस है, बहुत सारे हुए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, नॉन कॉपरेशन, ये बंगाल पार्टीशन, बहुत टाइप की चीजें हुई है।
तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है सीक्वेंसिंग, और उसमें भी जब ये आते हैं, जिन्ना आते हैं, तो जिन्ना के बाद कितने सारे प्लान्स आते हैं, मुस्लिम लीग के अलग प्लान्स बनते हैं, सोशलिस्ट के अलग प्लान्स बनते हैं, है ना। तो इनका सीक्वेंसिंग याद करना एक बड़ा चैलेंज है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग में आप सीक्वेंस पे फोकस करना, कंपैरिजन बाद में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक चीज पे श्योरली आप बना सकते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट। इस पे नोट्स बन सकता है, ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल या किसान के रिवोल्ट जो थे, फार्मर्स के रिवोल्ट जो थे, या विमेन लेड रिवोल्ट जो थे, विमेन पार्टिसिपेंट जहां पे ज्यादा थे, क्योंकि लगातार 2-3 बार विमेन कोई भी ऐसे रिवोल्टिस का नाम, रिबेलियन का नाम आ जाता है जो कि हमारे न्यूज में नहीं रहता, जो हमारे बुक्स में हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, वैसे नाम आ जाते हैं। हाँ, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में पर्सनालिटी स्पेशल भी आ सकता है। पर्सनालिटी मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन है स्पेसिफिकली, और जो ऑफ बीट है। ऑफ बीट है मतलब गांधी जी को छोड़ दो, नेहरू जी को छोड़ दो, जो मेन है उसको छोड़ के जो थोड़ा सा ऑफ बीट है उनका नाम, और जो न्यूज में भी थे, जैसे सावरकर अभी न्यूज में है, हल्ला चल रहा है, तो उनसे रिलेटेड बन सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स में पहले तो नोट्स बनाने से पहले सीक्वेंसिंग याद करो, फिर स्पेक्ट्रम के एंड में जो नोट्स बने होते हैं वो उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, वो बहुत जीस्ट फॉर्म में है स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर के एंड में। हिस्ट्री में फैक्ट्स याद हो गए तो आपके आधे आंसर बन गए, फैक्ट्स याद हो गए तो। हिस्ट्री में थोड़ा सा फैक्ट्स रिमेंबर करना और उसका सीक्वेंसिंग रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे अब एक चीज और मैं बताऊंगा, हिस्ट्री should always be accompanied by MCQ। हिस्ट्री पढ़ना विदाउट MCQ सॉल्व करना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। विदाउट MCQ should never be attempted। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ये दोनों ही विदाउट MCQ का कोई मतलब नहीं है। MCQ से आपको सीक्वेंसिंग में आइडिया होने लग जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, जब इसका आंसर करते हो, तब ऐसा लगता है कि उस समय तो सारा समझ आ रहा है, बस बाद में जब आंसर करते हैं तो समझ आता है कि MCQ हमारे से गलत हो रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंसिंग हम लोग भूल जाते हैं। तो हिस्ट्री का हर एक चैप्टर के बाद प्लीज अटेम्प्ट द MCQs। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये दोनों के बाद MCQs को अटेम्प्ट करना है। और जो भी रॉन्ग हो रहे हैं आपके MCQ, उसके एक्सप्लेनेशन देखो, तब आपको धीरे धीरे करके पूरा हिस्ट्री MCQ से ही सॉल्व हो जाएगा। पूरा हिस्ट्री आपका उसके एक्सप्लेनेशन को देख के, MCQ के एक्सप्लेनेशन देख के आपको याद हो जाएगा कि हिस्ट्री में ये टॉपिक में या इस पर्सन का क्या रोल था, उसके एक्सप्लेनेशन को देख के। ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो है ये कंसेप्चुअल होता है। इसमें इनिशियल लेवल पे डोंट अटेम्प्ट द MCQ। डोंट अटेम्प्ट MCQ। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसके MCQ हिलेंगे नहीं। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में फोकस मोर ऑन ग्रैबिंग द कंसेप्ट्स, realizing the concepts and applying the concepts। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऐसा है, ये कंसेप्ट के पे चलता है, और हिस्ट्री पॉलिटी फैक्ट पे चलता है, फैक्चुअल डेटा पे चलता है। इवन इसके साथ एथिक्स भी बोल सकते हैं। तो एथिक्स में MCQ तो वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि वो MCQ प्रीलिम्स का पार्ट है भी नहीं। एथिक्स भी कंसेप्चुअल है।
एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इट इज देयर एंड इट इज ऑलमोस्ट देयर में राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस है सीधा। और नॉट ओनली एथिक्स, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी में भी ऐसी है, एंड इवन साइकोलॉजी में भी। एथिक्स में ऐसा लगता है कि सभी चीज को जनरलाइज किया जा सकता है, पर नहीं। हम मॉरल और एथिक्स को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। तो एथिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में मार्क्स ना मिलने का रीजन सिंपली ये रहता है कि जब हम लोग आंसर हिट करते हैं वो इट इज ऑलमोस्ट देयर पे रहता है, इट इज देयर पे नहीं रहता, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते। जो कंसेप्ट पूछा है वो कंसेप्ट ना करके आप घुमा घुमा के उसको डाल दिया। हाँ, जनरलाइज कर रहे हैं। मैं कभी मॉरली बोलूं, कभी एथिकली बोलूं, तो दोनों चीज सही है मैं बोलूं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। एथिक्स है तो एथिक्स है, मॉरल है तो मॉरल है ना। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है तो इंटीग्रिटी है। ये दोनों को कंबाइनली यूज नहीं कर सकते कभी भी, या इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते फिर उसमें। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। इट विल टेक टाइम, but once it has been established in your mind, definitely all the answers will be giving you the marks. और हिस्ट्री एंड पॉलिटी में मेमोराइजिंग है, इसलिए ये सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के। प्रिपरेशन आपका इसी से स्टार्ट होना चाहिए, इसमें से एक या दो टॉपिक में से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी पकड़ो, चाहे इकोनॉमिक्स पकड़ो, चाहे एथिक्स पकड़ो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का पहला सब्जेक्ट ये होना चाहिए, और दूसरे में से ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना। ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो घर में जब भी पढ़ते हो तो या तो ज्योग्राफी पकड़ो और उसके साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले लो, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी का कॉम्बिनेशन ले लो, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटी ले लो, एथिक्स के साथ हिस्ट्री या एथिक्स के साथ पॉलिटी। बट इनको आपस में साथ साथ मत रखो, ठीक। तो ये तो हुआ इसमें का, है ना, जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब एनसीईआरटी का पढ़ने का क्या रोल है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। स्टार्ट आपको एनसीईआरटी से करना रहता है, बट उसका एडवांटेज क्या है उसको हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी, हम लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं एनसीईआरटी से, तो उसके 5 रीजंस हैं, 5 रीजंस है क्यों हम लोग चालू करते हैं। तो फर्स्ट है, एक अच्छा बिगिनिंग मिलता है आपको। बैग नहीं है, बिगिनिंग है ना, एक अच्छा बिगिनिंग आपको मिलता है, मतलब आपको लाइट मोड में वो एक अच्छा कंटेंट देता है, इनिशियल लेवल पे ज्यादा लोड नहीं देता। तो एक अच्छा बेस के लिए एनसीईआरटी इज वेरी गुड। सेकंड है लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, level of authenticity, because government publishes the book, if any fact is mentioned in the NCERT and it has been given wrong in the UPSC examination, so you can sue UPSC examination because it is mentioned in NCERT, है ना। ऑथेंटिसिटी। थर्ड, डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में है आप उसको विथ हैंड ड्रा कर सकते हो, विथ योर हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड है डायग्राम आप उसमें से आप हैंड से ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ,
directly, still many questions are being asked from NCERT. Directly questions are being asked from this NCERT. Fifth है, it has something for advanced learner also, and it has something for beginners also. It is known for reading between the lines. Reading between the lines. NCERT is known for reading between the lines. जैसे ज्योग्राफी की जो बुक लिखी थी वो खुल्लर ने लिखी थी। खुल्लर की अपनी बुक 1000 पेज की है, उसकी अपनी बुक ज्योग्राफी की जो है वो 1000 पेज की है। एनसीईआरटी का जो बुक है वो 120 पेज की है। उसने कैसे गागर में सागर डाला है, मीन्स हाउ दैट पर्सन वाज हैविंग दैट मच नॉलेज, इट हैज मेंशन दोज नॉलेज, और वो कंसेप्ट को वो 120 पेज में कैसे डाला है। तो इससे आपको आंसर राइटिंग का एक हैबिट, आंसर राइटिंग का पैटर्न समझ आता है। जिसके पास इतना नॉलेज हो वो कैसे एनसीईआरटी को लिख के उसको लूसिड वे में डाल सकता है, वो पैटर्न आपको समझ आता है। आंसर राइटिंग का पैटर्न वही होता है जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1000 पेज को आपका नॉलेज जो 1000 पेज का उसको 120 वर्ड्स में कैसे डालना है, आंसर राइटिंग का पैटर्न। जो खुल्लर है जिसने ज्योग्राफी लिखा था, यस यस, तो मेंस के लिए बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा क्या सोर्स रेफर कर सकते हैं? स्टैंडर्ड बुक्स एंड बेसिक बुक के अलावा न्यूज़पेपर काफी है, उतना ही काफी है, और कुछ नहीं करना। ओके सर। हाँ, तो खुल्लर जो है जिसने ज्योग्राफी लिखा था, उसने 120 पेज में जब लिखा है, इसके हर एक लाइन में आपको समझ आएगा लेटर ऑन जब एडवांस लर्नर होगे, इसने ये लाइन इसलिए लिखा था क्योंकि इसको इतना नॉलेज था। आपको वो बाद में रियलाइज होता है, इसलिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो एडवांस लर्नर को भी समझ आता है कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे एक लाइन पे लिख दिया, बट एक्चुअल में उसके पीछे कितना बड़ा कंसेप्ट रहा होगा। तो ये सारे एनसीईआरटी के एडवांटेज हैं, इसलिए एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए हर किसी को। यूपीएससी इसी एनसीईआरटी के लाइंस को एनरिच करके पूछ देता है। एनरिच करके, एनरिच करना मतलब क्या है, उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा विकिपीडिया के साथ ऐड कर दें तो एनरिच हो जाता है। वही एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें आपका नॉर्मल क्वेरी से आएगा कि अगर ये है तो उसमें और क्या रहा होगा करके। जैसे अगर मैं बोलूं कि वोल्केनिक माउंटेन के बारे में अगर लिखा हुआ है हवाईयन आइलैंड के बारे में कि वोल्केनिक माउंटेन है, तो आपने वोल्केनिक माउंटेन को सर्च किया और 2-4 और आइलैंड को पढ़ लिया, वो बस इतना ही चाहता है यूपीएससी। रहो स्टिक टू योर बेस, एनसीईआरटी तक रहो, थोड़ा सा एनरिच करके पढ़ो, बस इतना ही चाहता है। मतलब यूपीएससी इज नॉट अबाउट लर्निंग अनलिमिटेड थिंग्स, ऐसा है कि बस लिमिटेड थिंग को अच्छे तरीके से समझो। तो जब सिलेबस आप पढ़ना चालू करते हो तो इसका 3 अप्रोच है। डीप में मत जाओ, है पहला अप्रोच है समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। सेकेंड अप्रोच है एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग। लास्ट अप्रोच है एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। जब स्टार्ट करते हो यूपीएससी पढ़ना तो कैसे रिटेन होगा उसके लिए तो अंडरलाइन कर रहे हो, सारे को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, एक इंट्रोडक्शन बनाते जाओ, सबका कुछ कुछ, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। पूरे सिलेबस को अच्छे से कुछ कुछ पोर्शन को पढ़ पढ़ के एक लेवल का एक ब्रॉडर नॉलेज गेन कर लो, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एवरीथिंग, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए,
जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे चीजों को जैसे मैं बोलता हूँ वायरस बैक्टीरिया से रिलेटेड, रिवर के ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड, हर साल जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से सारा चीज पढ़ लो, सारा चीज पढ़ लो। तो ये 2 स्टेज में ही मोस्टली यूपीएससी का प्रिपरेशन रहता है। एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग पढ़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट एटलीस्ट ये 2 स्टेज को लेके आ जाओ, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। कि ऐसा ना हो कि एंशिएंट मिडिवल को मैं पूरा छोड़ के जाऊं, नहीं। एंशिएंट मिडिवल में से भी 10 में से कम 2 क्वेश्चन हिल जाए, भले मॉडर्न में से 8 में से 6 क्वेश्चन हिले, बट एंशिएंट मिडिवल से 10 में से 2 क्वेश्चन तो हिलना चाहिए, समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इंडियन हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी अच्छा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी खराब है। इंडियन ज्योग्राफी में से 8 में से मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 5 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हिलना चाहिए, isn't it? इतना तो होना चाहिए। तो समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग पहले। सेकंड लेवल एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग, अगर मेरे उस क्वेश्चन से आ गया, जैसे मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, तो 5 में से मैं 4 मार्क्स ले आऊं एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग। मेरा जो जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है उसमें से तो मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आऊं, फिर एवरीथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक, तो ये 3 अप्रोच होना चाहिए आपका पढ़ाई के लिए। ठीक, अब लास्ट आता है न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। नाउ ऑडिबल? ठीक है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, ये जो द हिंदू का आज का पेपर है, इसमें से ये वाला जो पेज है, ये क्या इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स थ्री क्राउन जो है, इनको मतलब हमेशा से जो मिलते आ रहा था, इससे पहले एक क्वीन को मिलते आ रहा था। अब ये चार्ल्स थ्री जो हैं, इनको आना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये जो फर्स्ट न्यूज है, क्या लगता है अनुष्का? नहीं सर। नहीं ना? यस, इसका सिंपली हेडलाइन पढ़ लो और खत्म हो जाएगा। हेडलाइन बस इसका 2 लाइन पढ़ लो, फिर खत्म हो गया, इसको नहीं पढ़ना है अपने को। अब यहां पे आते हैं, मणिपुर सीएम होल्ड्स मल्टी पार्टी मीट टू रिजॉल्व द अनरेस्ट, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट? सर काइंड ऑफ बट नॉट सो मच। देखो क्या है, अभी मणिपुर में क्या हो रहे हैं, एक्चुअली एक चीज समझो, नॉर्थ ईस्ट उसमें से आता है, उन टॉपिक में से आता है जिसमें समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम समथिंग वाला है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का कुछ भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, मणिपुर का, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और यहाँ पे हमेशा से प्रॉब्लम्स होते आ रहे हैं, वायलेंस होता जा रहा है। मैंने बताया था ना, कुकीज मैतीज करके, है ना। तो यहाँ के कुछ ट्राइब्स हैं, तो इनके डिमांड्स, इनका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एक बार पढ़ना जरूरी है। बाद में रोज रिपीटेटिव होगा, उतना जरूरत नहीं होगा, पर स्टार्टिंग में पहले इश्यू को समझो। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि खालिस्तानी टेररिस्ट वांटेड अंडर यूएपीए शॉट डेड इन पाकिस्तान। क्या ये इंपॉर्टेंट है? खालिस्तान का जो टेररिस्ट है, जो कि यूएपीए एक्ट के अंडर में वांटेड था, वो उसको पाकिस्तान में मार दिया गया, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट? यस सर। इम्पोर्टेंट। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है अगर लगता है तो? सर फाइनली cause of- उनके जो हेड है वो डेथ, उनको मतलब मार दिया गया है, तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई है। सर कॉज ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब इम्पोर्टेंट। यस, इसमें एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यूएपीए, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पहले इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो संजय दत्त जिसके अंडर में फंसा था, क्या नाम था उस एक्ट का, पता है? याद है टाडा संजय? ही ऐसा कुछ था क्या? क्या चीज? टाडा ऐसा कुछ था। टाडा, यस, टाडा पोटा, ये लाइन से आता गया, उसी का एडवांस रिच है यूएपीए। ठीक है, जो क्राइम जिस समय होता है, उस समय का जो लॉ होता है, उसी के अंडर में ही उसका जुरिस्डिक्शन या उसको पनिशमेंट मिलता है।
उस अभी यूएपीए आ चुका है, बट उस समय जब संजय दत्त जो आर्म्स रखा हुआ था, उस समय टाडा चलता था। यस, तो टाडा के अंडर में उसको जो भी सजा मिली थी वो मिली थी। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएपीए। फिर इसका खालिस्तानी टेररिस्ट का क्या रोल है वो, वैसे एज सच ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। और द हिंदू की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी शॉर्ट फॉर्म का श्योरली फुल फॉर्म लिखा रहता है, जबकि ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं रहता। समझ रहे हो ना? जैसे ये केसीएफ भी लिखा है ना, तो खालिस्तानी कमांडो फोर्स। ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस एक्ट को समझना। ठीक, अब आगे आते हैं, यहां पे देखते हैं रेसलर्स के लिए कुछ महापंचायत, खाप पंचायत जो है वो लोग भी धरना देने वाले हैं। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं है शायद। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या पढ़ना है, मुझे क्या समझना है? वुमेन सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट सर। हाँ, एक एग्जांपल हम लोग को मिल जाएगा जहां पे विमेन वाला जो मैं A3 साइज का बनाऊंगा, वहां पे मैं ये रेसलर्स वाला डाल दूंगा। ठीक है ना? इसमें WFI चीफ लिखा हुआ है एक, तो वो क्या है WFI? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया, यस, है ना? तो ये जो वर्ड है, दूसरा है खाप पंचायत। ये खाप पंचायत बहुत न्यूज में रहता है कि इनका थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी होता है, इसके कारण से काफी न्यूज में होता है। तो खाप पंचायत क्या है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। बाकी एज सच ये रोज का रोज चलता रहेगा भी, है ना? जब तक इनका कुछ हो नहीं जाता तो इनका चलता रहेगा। हाँ, ऐसे भी कुछ किया जा सकता है कि मान लीजिए हाँ आएगा बिल्कुल। इसमें मैं उसमें बुकमार्क डाल किसी एक जगह लिखना है ना? आप उसके जगह आप लिख दीजिए स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में जाके वहां पे देख के आ जाइए। ठीक है, आप तो सिंपली अगर इतना भी लिख देंगे ना, वुमेन के बगल में WFI का धरना या जो भी इस टाइप का लिखोगे ना, तो वो भी चल जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये भी डालना है मुझे। ठीक है, अब नीचे आते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलंपिक के टाइम में इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि इस बार अच्छा हमारा ये था, मतलब हम लोग काफी अच्छा मेडल्स जीते, इसलिए इस साल यूपीएससी उसी साल पूछा था। अदरवाइज लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो कॉस्ट टू बेनिफिट इज वेरी बैड, तो वो चैप्टर को छोड़ सकते हो। अब देखो, एक कास्ट का सेंसस चल रहा था, कास्ट सर्वे हो रहा था बिहार गवर्नमेंट का, जिसके कारण से वो गवर्नमेंट वो कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चल रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन आता है, कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, क्या लगता है? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो इसलिए हमें सर हमें डिटरमिन होना चाहिए कि कई माइनॉरिटीज सफर तो नहीं कर रही, कई माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन जैसे पाकिस्तान में श्रिंक होती जा रही है, लेकिन क्या सेम कंडीशन इंडिया में तो नहीं होती, तो फिर वो डेमोक्रेसी का और वायलेशन हो जाएगा ना, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो सोशल डेमोग्राफी इक्वालिटी को चेक करने के लिए ये कास्ट सेंसस तो जरूरी है, पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड के थ्रू ये सेंसस होना चाहिए। देखो, अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई आके मेरा कास्ट पूछे करके, है ना? बट हमारे आयरनिकली हमारे इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के साथ ऐसा है कि जब कास्ट के बेसिस पे ही आपको कैटेगरी मिलता है ना? कास्ट के बेसिस पे ही बेनिफिट्स मिलते हैं, तो कास्ट का सेंसस होना भी जरूरी है ना? हमको पता तो रहे कितने लोग को बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग कम हुए, कितने ज्यादा हुए, ये तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा सारा सब्सिडी, है ना, राशन, ये सब उस पर चलता है। तो यस, ये रिक्वायर्ड तो है, भले वो अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे को आके कास्ट पूछे, पर ये है। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे आए, फिर नीचे आते हैं। पीएम होस्ट 26 किलोमीटर लॉन्ग रोड शो इन बेंगलुरु, ये इंपॉर्टेंट है? नहीं है, छोड़ दो। स्टालिन सेज पीपल ऑफ तमिलनाडु विल अंडरस्टैंड द द्रविडियन मॉडल। यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है अभी कुछ दिन से, द्रविडियन मॉडल, है ना? ये इसके बारे में फिर द हिंदू खुश हो गया होगा, आर्टिकल्स में होगा, एडिटोरियल में कहीं ना कहीं, है ना? तो उसको सीधा वहीं पर पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा कुछ आता है ना तो बहुत खुश हो जाता है, ये द हिंदू के जो एडिटर्स होते हैं ना, बड़ा खुश हो जाते हैं, उसमें देखेंगे अपन।
proposed oil refinery project leaves village the Konkan belt fuming. तो कोंकण एरिया याद है, कोंकण कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। कोंकण में ये एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट लग रहा है जिसके कारण से वहां लोग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे हो रहा है, किस जगह पे आ रहा है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पे कौन सी कंपनी का आ रहा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर मुझे ये जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर ये दिल्ली सिटी से आया है तो दिल्ली का कुछ न्यूज होगा। अगर ये कोलकाता का होता तो सेकंड पेज में कोलकाता का न्यूज होता, मुंबई में मुंबई का। तो बीजेपी लॉन्चेस कैंपेन अगेंस्ट सीएम, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। केजरीवाल के झूठ को पकड़ने के लिए बीजेपी ने कैंपेन स्टार्ट किया, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल न्यूज, लीव इट कंप्लीटली। रेस्टलर्स होप टू एम्पलीफाई द प्रोटेस्ट विथ महापंचायत टुडे, आज सब लोग मिलेंगे तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। कोर्ट लिस्ट 5th ईडी चार्जशीट अगेंस्ट सिसोदिया फॉर May 10th। ये मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में ईडी के चार्जशीट लग रहे हैं, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, छोड़ दो उसको। मेरा 2 पेज 5-10 मिनट में खत्म हो गया, इसी के लिए हम लोग सारा वो चीज को पढ़ते रहेंगे। ये पर्सन का आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नेक्स्ट आते हैं। ये एक कंपनी है जो लिस्टेड होने वाली है ना, जिसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये जस्ट नाम पढ़ लो कि ये लिस्टेड होने वाली, इकोनॉमिक्स में काम आएगा। बाकी ये इस पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आप लोग के फादर मदर का डिसीजन है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। लाइक कर्नाटका, कांग्रेस शुड एक्सपोज स्कैम्स इन राजस्थान, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट, नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु बैन्स टूरिस्ट फ्रॉम मगामलाई आफ्टर स्पॉटिंग अरिकोम्पन। कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, क्या एक्चुअल में इशू है मुझे भी नहीं पता कि अरिकोम्पन क्या है ना। और आगे आते हैं। एक कैटल स्कैम से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि ये बाद में आता रहेगा, अगर स्टार्ट हो गया जैसे चारा घोटाला चला था वैसे कैटल स्कैम, फॉडर स्कैम के बाद कैटर स्कैम। ये पार्ट है उसी का डिटेल है जो कि मेरे ख्याल से ऑयल रिफाइनरी वाला जो चल रहा था ना उसी के सपोर्ट में ये आर्टिकल है। तो इसको जस्ट इतना देखना कि कहाँ पे कौन सी रिफाइनरी लग रही है, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, इतना ही देखना है अपने को। द केरला स्टोरी, फ्री स्क्रीनिंग फॉर गर्ल्स इन यूपी, टैक्स फ्री इन एमपी। इट इज इंपॉर्टेंट, केरला स्टोरी के बारे में जो आया है ये क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब इनको फ्री में देखने मिलेगा, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा गर्ल्स को देखने के लिए। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इसको। हाँ, हाँ इसके लिए तो 1-2 लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना सर। इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू में तो पूछ ही सकते हैं। इंटरव्यू अगर में कुछ पूछ सकते हैं, बाकी हमारे मेंस तक के लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ये सब भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे भी कुछ देखो, इलेक्शन कमीशन नोटिस टू केपीसीसी फॉलोइंग बीजेपी कंप्लेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये सब छोटी छोटी बात है ना। हाँ बट एक चीज देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, ये जो छोटा छोटा वर्ड लिखता है ना, ये आप लोग इनिशियली तकलीफ देगा है ना, इससे हेडलाइन समझ नहीं आएंगे, पर लेटर ऑन मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली इसका पूरा फुल फॉर्म आ जाता है ईसी को देखते ही। वैसे ही एसजे ईसी ये सब वर्ड आते जाते हैं ना, आपके माइंड में ना उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, वो देखते देखते आएगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिला, साइंटिस्ट आइडेंटिफाई म्यूटेशंस इन डीएनए फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फॉर टीबी। टीबी का ड्रग रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इसमें म्यूटेशन हुआ है, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रीड इट, ये इंपॉर्टेंट है।
नीचे देखो एक साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जो कि जिसका नाम मोचा है। नाम पता है ना, मोचा, है ना। नॉर्मली जून के स्टार्टिंग में साइक्लोन्स आते हैं या मई के एंड में आते हैं, बट अभी मई के स्टार्टिंग में ही साइक्लोन आ गया है। हाँ, अभी साइक्लोन्स, तो ये जो साइक्लोन्स है इसका एक पैटर्न होता है। मैं बोला था कि जून में आता ही है, इस बार मई में आ गया है। तो साइक्लोन का क्या रीजन है इसमें देखो, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। 250 स्कूल वेदर स्टेशन टू बी इन स्ट्रीम इन केरला इन द न्यू एकेडमिक ईयर। यस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेदर स्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, केरला स्टार्टअप ने फाइंड किया कि ड्रोन से फाइंड आउट किया कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ पे कैसे क्लैश हो रहा है। तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, कुछ आपको इकोनॉमिक्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें। वाटर, हाँ, उस पर ऐसा एग्जाम्पल डाल सकते हो। ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। आपको कुछ मतलब बोलना चाहिए कि साइटेशन देना इजी हो जाएगा लेटेस्ट से। सेक्रीफाइस ऑफ द स्लेव सोल्जर्स विल नॉट बी फॉरगॉटन। अभी अभी जान रहे हो कि जम्मू और कश्मीर में है ना कुछ लोगों की डेथ हुई, तो कंडीशंस तो खराब रहे ही, पर फिर भी काफी टाइट कर दिया वहां पे सिचुएशन। पॉलिटिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल ही है, इसमें ज्यादा कुछ आपके समझने के लिए नहीं है। नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रीडिंग कर सकते हो, बट डीप रीडिंग की जरूरत नहीं है। अभी अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। अगर ऐसे इंसिडेंसेस बार बार होंगे तो जो हेलीकॉप्टर का सप्लायर होगा उस पर क्वेश्चन आएंगे, और उससे रिलेटेड कुछ स्कैम्स हो सकते हैं या कुछ आ सकते हैं, वो चीज को आपको देखना होगा, है ना। तो अभी लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। क्या चीज? ये जैसे एविएशन का कुछ, हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है, ये कुछ नाम है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, है ना, जो इसमें इन्वॉल्व होता है, या कुछ चॉपर्स के नेम होते हैं जो कि इंडिया में बहुत यूज होते हैं। तो वो चॉपर्स में अगर बार बार एक्सीडेंट होते हैं तब उसके न्यूज का है, अदरवाइज ऐसे कोई न्यूज करें। आप एक बार रीडिंग करोगे ना तो उसमें बार बार याद होता जाएगा, जब बार बार वही चीज को देखोगे। जस्ट रीडिंग बस करना हर बार। जैसे ये नाम क्या है, ALH MK3, याद नहीं होगा एक बार में, 2-4 बार और आएगा तो याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से भी आपको याद हो जाएगा। अब यहां पे देखो, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन बेनिफिट इन इन्फेंट्स फाइंड स्टडी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो अपने प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में डायबिटिक हो जाती है, पर वो टेम्पररी डायबिटिक होती है, इसके बाद फिर से डायबिटीज हट जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो वुमेन उस समय डायबिटिक होती है उनका लेटर ऑन डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे ना, कि वुमेन नॉर्मली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डायबिटिक हो जाती है, तो जो उस समय डायबिटिक होती है टेम्परली, वो बाद में भी डायबिटिक हो सकती है। तो इसको क्या बोल रहा है, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज द बेनिफिट फॉर द इन्फेंट्स। बच्चों के लिए अच्छा है। तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छी चीज लिखी है, उसको पढ़ना होगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का मैंने बोला, नॉर्थ ईस्ट का एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। ये जो एक्सपर्ट होगा जो भी होगा, है ना, और इसके आर्टिकल्स जो आते हैं इसमें आपको डीप इनर व्यू मिलता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन किसके अंडर में आता GS पेपर 2 PSIR, ठीक है ना, GS पेपर 2। है? तो उसके लिए अलग हाँ, IR का क्या होता है, IR में वही बताया ना, आप A3 साइज का क्या करना, इंडिया चाइना इंडिया US बना दीजिए। तो एक इंडिया US, उसमें सारा चीज डाल दीजिए, इंडिया चाइना इंडिया जापान, इस तरीके से बनाते जाइए, आपका पूरा IR रेडी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, रिसेंट रेन लाइकली टू एक्सपैंड कॉटन फार्मिंग इन नॉर्थ। कॉटन फार्मिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन से एरिया पे कॉटन फार्मिंग होता है, किस टाइप के कॉटन्स होते हैं इंडिया में, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉर्मली चीजें इंपॉर्टेंट होती है। रायपुर में देखो, ये दिल्ली का न्यूज़पेपर है, बट रायपुर का न्यूज आया इसमें। रायपुर का जो मेयर है एजाज ढेबर, उसका जो भाई है अनवर ढेबर ढेबर उसको ईडी में ने छापा मारा है, और उसने देखा है कि करीब टैक्स डिपार्टमेंट को 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो वो न्यूज दिल्ली के न्यूज़पेपर में आया है।
ठीक। कर्नाटका पोल्स के बारे में थोड़ा लिखा है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट में ना आपको कर्नाटका में किस मतलब पॉपुलेशन का सर्वे लिखा होगा। इसमें देखो कि 13% जो है वो मुस्लिम है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी है जो कि काफी न्यूज में रहती है। तो वैसे ही ना कुछ माइनॉरिटीज के शेयर हैं कर्नाटका में, जो कुछ कुछ नेम्स आएंगे इस समय, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इलेक्शन कैसे हो रहा है उसको भी आप देख सकते हो। हाँ, एक और है लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पे भी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक हर्डल है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो लेट्स सी इसमें क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लेना। इंडिया के इकोनॉमी का ग्रोथ करना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, दूसरा है लेबर रिफॉर्म, लेबर का, और तीसरा इकोनॉमी को थोड़ा फ्री करना। ये तीन चीजें इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इसके में नीचे आ जाते हैं। जो एलपीजी का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कुछ एनालिसिस दिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कंप्लीटली छोड़ दो, आईपी का कोई भी न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाओ। खासकर क्रिकेट का कोई न्यूज देखना नहीं है, ये सबको कुछ नहीं देखना है। हाँ, यहाँ पे नीरज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो, नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो वाला। अगेन फिर से बाकी चीज को छोड़ दो। लॉन टेनिस में हमारा क्या है उसको थोड़ा देख सकते हो। मैट्रिमोनियल के लिए देख रहे हो तो मैट्रिमोनियल देख लेना एक बार। वर्ल्ड, अब यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान एंड चाइना वो टू प्रेस अहेड ऑफ द विद द सीपेक, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीपेक जो है, सीपेक है क्या, देखो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है, ये एससीओ क्या है, इसको पूरा समझना, इसके लिए बैकग्राउंड भी चाहिए, टाइम लगेगा, ये आधा घंटा करीब करीब आपका खाएगा, बट इट इज वर्थ, इसको करना है। दूसरा, सूडान की कैपिटल में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहां रोज के रोज कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वो उसका जो किंग है उसका कोरोनेशन पार्टी है, वो कुछ मतलब का नहीं है, तो हम लोग हटते हैं। अभी ड्रोन रिसेंटली पुतिन के जो घर है उसके ऊपर में ड्रोन अटैक हुआ था, तो उसके पीछे बहुत सारा चल रहा है। अभी यूक्रेन डाउन्स द हाइपरसोनिक मिसाइल, सीन के बीच में बहुत चल रहा है, एक साल से देख रहा हूँ कुछ नौटंकी चल रहा है इन लोगों का। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट देखते जाना, है ना, बस उसके टच में रहना। साइंस का एक अलग से आया है, एफडीए अप्रूव्स द फर्स्ट वैक्सीन फॉर द रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। साइंटिस्ट हेल्प फाइंड द न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मोटर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसाइकल्ड गैस फीड्स अ गैलेक्सी इन अर्ली यूनिवर्स, ये हमारे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। एटमॉस्फेरिक डस्ट हेल्प्स टू नरिश ओशन इकोसिस्टम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नॉर्मली साइंस एंड टेक करना सारा चीजें इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैक होल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वेस्ट वाटर स्टडी डिटेक्ट्स लार्ज साइलेंट वेव इन द बेंगलुरु, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। अब ये है एनसीपी के जो शरद पवार हैं, अभी स्टेप डाउन कर रहे थे पर उसको होने नहीं दे रहे, उसको कब तक बेचारे फुट टिकाएंगे वहां पे, अब कोई दूसरे को लाना जरूरी है। तो इसका हिस्ट्री लिखा है कि कैसे इसने इसको आगे बढ़ाया था एनसीपी को, तो 1977 में इसका क्या रोल था, तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आउट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक लॉयलिस्ट था बीजेपी का, वो चला गया कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में भी चलता रहेगा, तो वो काम का नहीं है, ये थोड़ा सा काम का है। चाइनीज चेकमेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अदानी पावर का कितना Q4 का डेटा बढ़ा,
बस इतना याद रखो कि अदानी पावर का बढ़ रहा है। अदानी पावर किससे रिलेटेड है, पावर मतलब ये पावर किससे जनरेट कर रहा है, ये इसको थोड़ा सा पढ़ना है, बस उतना ही। अब Q1 में क्या हुआ, Q2 में क्या हुआ, Q3, ये सब मैटर नहीं करता। फिर अदानी की नहीं आएगा। ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री के ग्रोथ का दिखा सकता है, क्योंकि जैसे रिलायंस का कुछ होता है तो वो पूरा शेयर मार्केट डाउन और अप कर देता है। तो ये अदानी भी उतना बड़ा बन चुका है। तो अदानी का अगर कोई सेक्टर या पावर सेक्टर अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मतलब पूरे इंडिया का कोल का सेक्टर हो सकता है अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये एक इंडिकेटर होता है। तो इससे एक अंदाज लगे रहेगा। यूनियन बैंक जो Q4 है ये बढ़ गया और रिकवरी से, क्योंकि उसने कुछ राइट ऑफ किया। तो ये समझ आएगा कि बैंकिंग का कंडीशन अच्छा है, मतलब आपके इकोनॉमी का कंडीशन अच्छा है। म्यांमार MAI आइज ऑन AI पोर्ट शेयर एक्सपेंशन, इसको थोड़ा देख लेना, नाम बस पढ़ के समझ लेना, कुछ समझ आता है तो ठीक है। तो ये हुआ न्यूज़पेपर। आज संडे का न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं रहता, जो रहता है मंडे टू सैटरडे। उसमें एडिटोरियल के लास्ट में 2 कॉलम होते हैं यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो अंडरलाइन करो, भले रिवीजन उसको करो ना करो, पर अंडरलाइन करके पढ़ो, ठीक है। इसको भी आप वेब क्लिपर में पढ़ सकते हो, उसको क्रोम में पढ़ के वेब क्लिप कर सकते हो और उसका नोट्स बना सकते हो, तो वो दैट्स द ऑप्शन यू आर हैविंग, और एल्स ब्लू बीम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। पीडीएफ बनाने से, पीडीएफ में पढ़ने से एक बेनिफिट है, एक लॉस है। बेनिफिट ये है आपको उसका कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाता है। लॉस ये है कि आप उसको जैसे पेज में जहां पे लिखा रहता है वो याद हो जाता है कि इस जगह पे मैंने ये लिखा था, पर पीडीएफ में पढ़ने में आप पीछे जाना बहुत मुश्किल है। तो हार्ड बुक में वो बेनिफिट मिलता है कि पीछे जाके फिर से देख लो कि क्या क्या हुआ था, और इसमें ऊपर और नीचे जाना मुश्किल होता है। यही है। बाकी पीडीएफ से फास्ट रीडिंग का हैबिट बन जाता है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट होता है, तो आपका ना हेड का मूवमेंट अच्छा होता है, आप ऐसे पढ़ते हो उसको। थोड़ा सा आईज में ये हो सकता है, ब्लू रेज वाला होता है, तो उसको क्या कर सकते हो, डार्क मोड में कर सकते हो। डार्क मोड में करने से लाइट कम आएगी और जो लिखा हुआ बस वो व्हाइट रहेगा। तो पीडीएफ डार्क मोड में हो जाता है, पता है ना आपको? नहीं आपको पता? हाँ, नहीं पता। जैसे ये पीडीएफ को मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें बहुत ब्राइट लाइट आ रहा है मेरे पास, तो इसको आप नाइट मोड कर सकते हो। व्यू देखो, एक तो ये हो गया, और भी होता है। पेज का भी वैसे कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जो आपको एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। 2 पेज एक साथ देखना है, एक सिंगल पेज देखना है। इसमें आजकल के सॉफ्टवेयर में ये बोल के भी सुना देता है। ठीक है, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा इसका कहाँ पे देखना है। आप लोग भी एक बार एक्सप्लोर कर लेना। रहता है इसको, ये पूरा डार्क हो जाता है और ये बस लाइट होता है, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, इसको देख लेना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो और। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके।